हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज प्योर इंडक्टिव सर्किट। और प्योर इंडक्टिव सर्किट में एक्चुअली ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इंडक्टर एक कॉइल होती है। आप अगर एक वायर की कॉइल बना देंगे राउंड एंड राउंड, तो वो कहलाता है प्योर इंडक्टिव सर्किट। पर अगर उसमें रेजिस्टेंस ना हो तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो इंडक्टर का वायर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो है, और इसीलिए वो प्योर इंडक्टिव सर्किट कहला रहा है, क्योंकि उसमें सिर्फ इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी है ना। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक अजम्पशन है, मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर्किट, पर हमको ये पढ़ना होता है क्योंकि थ्योरेटिकल पर्पसेस में क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सिचुएशन है, और यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो इंडक्टर है, इस पर ऑब्वियसली आप ये देखें अगर कि यहाँ पर अगर प्लस है या माइनस है, तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनका वोल्टेज, पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होगा। और इंडक्टर के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड होता है एल डी आई बाई डी टी, ये आप जानते हैं, और वो होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो डी आई होगा उसको आप लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, और आप इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ। ध्यान रखिए कि यहाँ हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी यहाँ हम लिमिट यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जो डी आई है वो बन जाएगा आई, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस वी नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी, और एक कांस्टेंट भी आएगा क्योंकि हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया है। अब देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस ये कहता है कि इस क्वांटिटी में ये ऐड हो रहा है और करंट मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो C है इसके डायमेंशंस भी करंट के डायमेंशंस होंगे। तो ये होगा A1T1, यानी ये करंट होगा। इसका मतलब है कि C करंट ही है, और C क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है तो C है DC करंट, कांस्टेंट DC करंट। अब मैं इसको डीसी करंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सी जो है वो हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माना है, और डायमेंशनली अगर वो करंट है तो ये कोई कांस्टेंट करंट है जो ना डायरेक्शन में चेंज हो रहा है और ना ही मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है। पर ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि सी की वैल्यू ज़ीरो होगी, बिकॉज देर इज़ नो डीसी सोर्स इन द सर्किट। हमने जो ये सोर्स लगाया है ये एसी सोर्स है, और यहाँ पर कोई डीसी सोर्स नहीं है, इसलिए हम इजीली कह सकते हैं कि जो C की वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। तो हम लिख सकते हैं कि I इज़ इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और C की वैल्यू हमने ज़ीरो कर दी। अब अगर सबसे पहले आई नॉट की बात करें तो आई नॉट यहाँ पर करंट की पीक वैल्यू है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने आई नॉट लिखा है वी नॉट बाय एक्सएल को। ठीक है, तो ये जो एक्सएल है ये कहलाता है सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। और फॉर लो फ्रीक्वेंसी सर्किट्स ओमेगा जिसमें कम होता है, एक्सएल इज स्मॉल, और फॉर हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स एक्सएल इज हाई, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में ज़्यादा होगा। और अगर हम बात करें डीसी के लिए, तो फॉर डीसी जैसा हमने प्योर कैपेसिटेंस में भी बात करी थी कि फॉर डीसी ओमेगा जो होता है वो ज़ीरो होता है, तो डीसी जो होता है डीसी के लिए एक्सएल ज़ीरो होता है, और इंडक्टेंस जो है वो स्टेडी स्टेट के अंदर डीसी करंट को कोई अपोज नहीं करता, कोई अपोजिशन ऑफर नहीं करता।
ठीक है, ये हम पढ़ भी चुके हैं LR सर्किट में। हमने LR सर्किट पढ़ा था जब हमने ये देखा था कि इंडक्टेंस स्टेडी स्टेट के अंदर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं फेज की। तो हमने आई को लिखा माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और हम कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। अब देखिए, मैं पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी भी लिख सकता हूँ, आपके मन में यही आई होगी बात, पर आप सोचिए कि मैंने वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इस माइनस को भी मैं अंदर लेके जाऊंगा, और जब ये माइनस अंदर जाएगा और वहाँ लिखा होगा पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी और फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो ओमेगा का साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओमेगा का साइन आप अपनी मर्जी से नेगेटिव नहीं कर सकते, क्योंकि जो सोर्स है उसमें ओमेगा का साइन पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और आई जो होगा वो हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और जैसा आप जानते हैं कि वी था वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो वोल्टेज है वो करंट से पाई बाय 2 आगे है। ठीक है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। वोल्टेज जो है वो करंट से पाई बाय 2 फेज में आगे रहेगा प्योर इंडक्टिव सर्किट में। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और अगर हम अब इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो फेजर डायग्राम में जैसा हम पहले ही बात कर चुके हैं कि t बराबर 0 पे हम बनाते हैं, और t बराबर 0 पे इसका फेज 0 है वोल्टेज का, तो वोल्टेज को हम x पे बना रहे हैं। और t बराबर 0 पे जो करंट है उसका फेज है माइनस पाई बाय 2, यानी करंट पीछे है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि करंट जो है वो पाई बाय 2 फेज में वोल्टेज से पीछे होता है इन प्योर इंडक्टिव सर्किट। और अगर हम वेव फॉर्म बनाएं तो वो बड़ी सिंपल वेव फॉर्म है, आप आराम से बना सकते हैं खुद, कि वोल्टेज की वेव फॉर्म तो साइन की वेव फॉर्म होगी, ये तो वोल्टेज होगा, और जो करंट होगा उसकी वेव फॉर्म होगी माइनस कॉस की, जैसा आप देख सकते हैं। तो करंट की वेव फॉर्म माइनस कॉस की वेव फॉर्म होगी और ये कुछ इस तरह से बनेगी, नीचे से स्टार्ट होकर के इस तरीके से प्लॉट होगी ये होगा माइनस आई नॉट और ये होगा प्लस आई नॉट। ठीक है, और अगर यहाँ पर बच्चों हम बात करें पावर की, तो जैसा हमने बात कर ली कि पावर फैक्टर जो होगा यहाँ, पावर फैक्टर कॉस फाई, तो वो 0 होगा क्योंकि फाई पाई बाय 2 है। अब देखिए प्लस माइनस पाई बाय 2 से फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको 0 लिख दिया। तो जो एवरेज पावर लॉस है वो इस सर्किट में कितना होता है, 0। और ये बात हम सेम कैपेसिटेंस के अंदर भी बात की थी हमने कि एवरेज पावर लॉस सिर्फ उन्हीं सर्किट्स में होता है जिनमें रेजिस्टेंस की प्रेजेंस हो, क्योंकि रेजिस्टेंस ही जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हीट लॉस के लिए। बाकी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस तो ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, तो ये दोनों तो स्टोर करके रखेंगे, और इसीलिए एक फुल साइकिल में प्योर इंडक्टिव सर्किट में पावर लॉस 0 होता है। तो बच्चों यही था इस वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में कंबाइंड सर्किट्स की बात करेंगे। थैंक यू।